वो इस तरह से नहीं पहुंचता कि इस तरह की एक तरंग रस्सी की तरह एक तरंग बन गई जो पूरी यहाँ से वहां तक फैली हुई है। ऐसे प्रकाश नहीं चलता है। प्रकाश इस तरह से चलता है, एक फोटोन यहाँ पे उत्पन्न होगा, एक सेकंड में जब हमारी आंखों पर इस तरह के लाखों करोड़ों फोटोन पड़ेंगे तो हमें अंतर समझ ही नहीं आएगा कि बीच में कुछ गैपिंग हो रही है। प्रकाश उत्पन्न हुआ तो एक छोटा सा पैकेट उत्पन्न हो गया। तो ये कैसा व्यवहार करते हैं? कणों जैसा व्यवहार करते हैं। प्रकाश जब किसी सतह के ऊपर पड़ता है तो भी कणों जैसा व्यवहार करता है, लेकिन प्रकाश जब गति कर रहा होता है और आप बीच में इसका ऑब्जर्वेशन करते हो, इसका अध्ययन करते हो, तो ये तरंग रूप दर्शाता है। और इसी वजह से कहते हैं कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो द्वैती प्रकृति है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आपने कई प्रकार की ऊर्जाओं के नाम सुने होंगे, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। उसी तरह से प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है और इस ऊर्जा के कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश की जब परिभाषा दी जाती है तो कहा जाता है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जिस कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो जब हम अपने आसपास की वस्तुओं को देखते हैं, हमें दो प्रकार की वस्तुएं देखने को मिलती हैं। पहली वो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे कि सूर्य, तारे, बल्ब, और इस वजह से हम इनको देख पाते हैं। इन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि सूर्य, तारे, बल्ब आदि। दूसरी प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो स्वयं तो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, लेकिन जब दीप्त वस्तुओं द्वारा उत्पन्न प्रकाश इनके ऊपर पड़ता है तो ये प्रकाश को परावर्तित करती हैं और इस वजह से हम इनको देख पाते हैं। ये जो वस्तुएं होती हैं इनको हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि ये बोर्ड, चौक, दीवार, मेज, कुर्सी, कॉपी, किताब, ये सभी वस्तुएं कैसी वस्तुएं हैं? अदीप्त वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना करें लेकिन दीप्त वस्तुओं द्वारा इनके ऊपर पड़ने वाला प्रकाश ये परावर्तित कर दें, ऐसी वस्तुओं को हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। आप ये बताइए कि चंद्रमा कैसी वस्तु है, दीप्त वस्तु या अदीप्त वस्तु? कमेंट करके बताइए ज़रूर, ताकि मुझे पता चले आप कॉन्सेप्ट को कितना समझ पाए हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति कैसी है, इसके बारे में सैकड़ों साल तक चर्चा होती रही, वाद विवाद होता रहा। शायद फिजिक्स में जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन का टॉपिक रहा है वो प्रकाश की प्रकृति ही रही है, कि प्रकाश की प्रकृति है कैसी। उन सब का हम डिस्कशन करेंगे अगले चैप्टर में, लेकिन अभी मैं आपको रिजल्ट हमें क्या मिला है उसके बारे में समझा देता हूँ। तो जब बात की जाती है प्रकाश की प्रकृति की, तो अब हमें ये पता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। लेकिन सिर्फ इतना कहना आपके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं होता है, क्योंकि आप इससे अधूरा कॉन्सेप्ट समझते हो। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, कहना ये चाहिए कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। तो प्रकाश ऐसे चलता है, प्रकाश ऐसे चल रहा है। ये जो ऊर्जा का पैकेट है इसको हम कहते हैं फोटोन, इसका नाम है फोटोन। और यहाँ देख रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे बनी है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक छोटा पैकेट है ना। ऐसा नहीं होता है, कई बार मिसकॉन्सेप्शन ये होता है। मान लेते हैं ये हमारे पास एक बल्ब है, एक और बना लेते हैं, ये प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। तो जब हम सिर्फ इतना कहते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो आप ये समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और ये बल्ब प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो आप मानते हैं कि प्रकाश ऐसे विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में व्यक्ति की आँख तक पहुँच जाता है और उसको वस्तु दिख जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तो उसके पास जो प्रकाश पहुँचता है वो इस तरह से नहीं पहुँचता कि इस तरह की एक तरंग रस्सी की तरह एक तरंग बन गई जो पूरी यहाँ से वहाँ तक फैली हुई है। ऐसे प्रकाश नहीं चलता है। प्रकाश इस तरह से चलता है, एक फोटोन यहाँ पे उत्पन्न होगा, ये आगे बढ़ेगा, इसी तरह से और भी फोटोन उत्पन्न होंगे, ये आगे बढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं ये बहुत छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट हैं। इस तरह से प्रकाश चलता है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में प्रकाश चलता है। अब जब हमारी आंखों तक ये फोटोन पहुंचते हैं तो आप देख रहे हैं इनके बीच में गैप है, एक
आप देख रहे हैं इन दो फोटोनों के बीच में गैप है, लेकिन 1 सेकंड में जब हमारी आंखों पर इस तरह के लाखों करोड़ों फोटोन पड़ेंगे तो हमें अंतर समझ ही नहीं आएगा कि बीच में कुछ गैपिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में प्रकाश ऐसे उत्सर्जित होता है और हम तक पहुंचता है, हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का छोटा छोटा एक तरह से पैकेट है ना, जिनको हम फोटोन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल मत समझिएगा, प्रकाश ऐसे नहीं गति करता है, इस तरह से प्रकाश चलता है। अब जब प्रकाश उत्पन्न होता है तो आप देखेंगे इनकी प्रकृति कणों जैसी होती है। प्रकाश उत्पन्न हुआ तो एक छोटा सा पैकेट उत्पन्न हो गया, तो ये कैसा व्यवहार करते हैं? कणों जैसा व्यवहार करते हैं। प्रकाश जब किसी सतह के ऊपर पड़ता है तो भी कणों जैसा व्यवहार करता है, लेकिन प्रकाश जब गति कर रहा होता है और आप बीच में इसका ऑब्जर्वेशन करते हो, इसका अध्ययन करते हो, तो ये तरंग रूप दर्शाता है। और इसी वजह से कहते हैं कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो द्वैती प्रकृति है, वो तरंग रूप को भी दर्शाता है और वो कण रूप को भी दर्शाता है। तो आप देखेंगे जब उत्पन्न होगा वो तो कण प्रकृति दिखाएगा, जब किसी सतह पर पड़ेगा अवशोषित होगा तो कण प्रकृति दर्शाएगा, लेकिन जब वो किसी माध्यम में गति कर रहा होगा या निर्वात में गति कर रहा होगा उस समय उसकी प्रकृति तरंग जैसी होगी। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंगों के छोटे छोटे पैकेट हैं जिन्हें हम फोटोन कहते हैं। आपने 9th क्लास में और 11th क्लास में जब तरंग के बारे में पढ़ा तो आपने देखा होगा कि तरंग 2 तरह की होती हैं। एक तरंग ऐसी होती है जिसमें जो कणों के कंपन होते हैं वो तरंग के चलने की दिशा में होते हैं, इस तरह से। जैसे स्प्रिंग में आप देखेंगे कंपन इस तरह से होता है, कभी कहीं पे स्प्रिंग सघन हो जाती है, कहीं पे विरल हो जाती है, तो इसमें जो कंपन हो रहा है वो तरंग के चलने की दिशा में है। इस तरह की जो तरंगें होती हैं उनको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। तो स्प्रिंग में जो तरंगें बनती हैं वो होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगें। कुछ तरंगों को आपने देखा होगा जैसे जल में बनने वाली तरंगें, वो वैसे होती हैं इस तरह से। इसमें जो कंपन हो रहे हैं वो इधर हो रहे हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, और तरंग किधर चल रही, इधर चल रही। तो आप देख रहे हैं कंपन जो है वो तरंग की गति के अनुदिश है, ऐसे 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 कंपन कर रहे हैं, तो इनको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। इसमें जो कण के कंपन हैं ये उसकी माध्य स्थिति हो गई, तो कंपन आप देख रहे हैं ऐसे हो रहा है इस तरह से। तो जब इस तरह का कंपन है और तरंग किधर चल रही है, तरंग इधर चल रही है, तो आप देखेंगे कणों के जो कंपन है वो तरंग के गति के लंबवत हैं। इस तरह की तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो जल में बनने वाली जो तरंगे हैं वो कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अब जो विद्युत चुंबकीय तरंग हैं वो कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। और प्रकाश क्या है? प्रकाश भी तो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो है तो अनुप्रस्थ तरंगे, लेकिन इसमें कंपन क्या कर रहा है? क्या कोई कण कंपन कर रहा है? नहीं। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उसमें क्या कंपन करता है? देखिए समझिए, मान लीजिए इस दिशा में तरंग आगे बढ़ रही है, ये है x अक्ष, ये है y अक्ष और ये है z अक्ष। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों कंपन करते हैं, लेकिन एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ऐसे मान लीजिए तरंग ऐसे आगे बढ़ रही है, इस तरह से तरंग आगे बढ़ रही है, तो जो इसमें विद्युत क्षेत्र होगा वो ऐसे कंपन करेगा, इस तरह से ऐसे, ये विद्युत क्षेत्र कंपन कर रहे हैं, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे कंपन करेंगे, ऐसे ऐसे। तो अगर दोनों एक साथ चलेंगे तो इस तरह से एक साथ शुरू होंगे, एक साथ महत्तम स्थिति तक पहुंचेंगे, फिर एक साथ न्यूनतम स्थिति तक पहुंचेंगे, फिर विपरीत दिशा में चलेंगे, है ना। तो वैसा कुछ मैं यहाँ बना के आपको दिखाता हूँ। जैसे ये जो चल रहा है ये है ना, ये विद्युत क्षेत्र है, ये जो है वेक्टर ई विद्युत क्षेत्र का कंपन है। किसके अलोंग? ये है y और ये है z। तो x अक्ष में तरंग आगे बढ़ रही है, y अक्ष में विद्युत क्षेत्र कंपन कर रहा है, y अक्ष के अनुदिश, ठीक है। कौन किस तल में? y और x तल में ये कंपन कर रहा है। अब अगर आप चुंबकीय क्षेत्र को देखेंगे तो उसका कंपन कुछ इस तरह से होगा, ऐसे z अक्ष के अनुदिश। तो इसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, ऐसे। तो ये हुआ विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का कंपन, है ना, जो z अक्ष में ऊपर नीचे कंपन कर रहा है। और जो विद्युत क्षेत्र था
वो y अक्ष में, y अक्ष की प्लस दिशा में माइनस दिशा में कंपन कर रहा था। तो शायद आपको थोड़ा सा इसका एक्सपीरियंस हो रहा हो, है ना। इधर विद्युत क्षेत्र ऐसे कंपन कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से, पहले आगे फिर इसके अंदर जाएंगे, ये वाला जो है इसके अंदर जाके महत्तम तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ये वाला जो है ये फिर ऐसे बाहर आ रहा है। तो आप समझ पाए होंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, और इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत और तरंग के चलने की दिशा के भी लंबवत होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश तरंगें कैसे गति करती हैं। अच्छा, एक बात समझिए, ये है पृथ्वी और ये है इसका वायुमंडल, और यहाँ पे कहीं पे सूर्य है जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। तो आप देखेंगे कि वायुमंडल जहाँ तक है वहाँ तक तो फिर भी कोई माध्यम है, लेकिन वायुमंडल के बाद यहाँ पर तो कोई भी माध्यम नहीं है। यहाँ पर क्या है, निर्वात है, और इस निर्वात से होकर सूर्य का प्रकाश हम तक पहुँच रहा है। इसका मतलब है कि प्रकाश की गति के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। अगर माध्यम की आवश्यकता होती प्रकाश के चलने के लिए तो सूर्य का प्रकाश हम तक पहुँच ही ना पाता, क्योंकि बीच में तो निर्वात है, और निर्वात में अगर कोई तरंग नहीं चलेगी तो हम तक कैसे पहुँचेगी। प्रकाश तरंगे, सूर्य का प्रकाश हम तक पहुँचता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, सूर्य के द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंगे हम तक पहुँचती हैं। इसका मतलब है कि प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो उनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है यहाँ, और उसमें छोटा सा जो रेंज है वो है दृश्य प्रकाश का, ये यहाँ से यहाँ तक, केवल यही है दृश्य प्रकाश। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, और इसकी जो रेंज होती है, अगर उसको मैं वेवलेंथ में लिखूं तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो ये वाली वैल्यू है 7800 एंगस्ट्रॉम, और ये वाली वैल्यू है 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जो सबसे छोटा होता है वो वायलेट कलर का होता है, और जो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो रेड कलर की होती है। इसके बीच में आप जानते हैं, है ना, विब ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। इस तरह से इसके बाद बहुत सारी होती हैं, जैसे रेड या लाल रंग के बाद जो तरंगे होंगी उनको हम क्या कहेंगे, अवरक्त तरंगे कहेंगे, है ना। बैगनी के पहले जो होंगी उनको हम पराबैगनी कहते हैं। पराबैगनी के पहले भी जो तरंगे होती हैं उनको हम एक्स रेज, एक्स तरंगे कहते हैं। एक्स रेज के पहले हमारे पास गामा रेज होती हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत विशाल रेंज है, गामा रेज, एक्स रेज, पराबैगनी, फिर ये जो है दृश्य प्रकाश है, फिर इधर अवरक्त है, यहाँ पर सूक्ष्म तरंगे होती हैं, और फिर इसके आगे रेडियो वेव, रेडियो तरंगे होती हैं। तो ऐसे विद्युत चुंबकीय तरंगों की एक विशाल रेंज है, लेकिन दृश्य प्रकाश का जो भाग है वो बहुत छोटा है। मैंने इसको फिर भी थोड़ा सा बहुत चौड़ा बना दिया है। अगर इस तरह से एक स्केल खींची जाए तो बहुत ही पतला होगा, बहुत ही इसका रेंज बहुत कम होगा। अच्छा, वायलेट से लेकर रेड तक हमें सभी प्रकार की जो तरंगे हैं वो एक जैसी नहीं दिखाई पड़ती, यानी सबका प्रभाव हमारी आंखों पर एक जैसा नहीं पड़ता। हमारी जो आंखें हैं वो 5550 एंगस्ट्रॉम, जो कि हरा पीला प्रकाश होता है, इसके लिए सर्वाधिक संवेदनशील होती हैं, है ना। सर्वाधिक संवेदी होती हैं, संवेदनशील होती हैं हमारी आंखें, किस तरंगदैर्घ्य के लिए, 5550 एंगस्ट्रॉम के लिए। अगर एक बेसिक सा फैक्ट है, अगर आप ध्यान रखें तो अच्छी बात है। जो प्रकाश की चाल होती है, किसी भी तरंग की चाल का आपने एक सूत्र 9th क्लास में पढ़ा होगा, V = n × लैम्डा। ये क्या है, तरंग चाल है, V = n × लैम्डा, है ना। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य है, और n क्या है, आवृत्ति है। ठीक है, जब प्रकाश की बात करते हैं तो हम प्रकाश की चाल को c से लिख लेते हैं, है ना। प्रकाश की चाल को किससे लिखते हैं, c से। इसका मान आप जानते हैं कितना होता है, c का जो मान होता है निर्वात के लिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। निर्वात के लिए प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। c का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे ही n × लैम्डा आएगा, लेकिन n क्योंकि
आपने नाम सुना होगा n हम अपवर्तनांक के लिए भी उपयोग में लाते हैं, है ना। तो n लिखना यहाँ पे सही नहीं रहता है, तरंग के लिए ठीक है, क्योंकि वहाँ अपवर्तनांक नहीं रहता है जब यांत्रिक तरंगों की बात की जाती है। लेकिन जब प्रकाश की बात की जाएगी तो यहाँ पर हम n से ना लिखकर f से लिख लेंगे, f फ्रीक्वेंसी है ना, उसको आवृत्ति कह देंगे, f इंटू लैम्डा। तो ये सूत्र आप उपयोग में ला सकते हैं। न्यू से भी लिखा जाता है, न्यू से, लेकिन फिर जब कभी v आएगा तो v और न्यू में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, नहीं तो न्यू से भी लिखा जाता है। तो इस वजह से हम f का उपयोग कर लेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। एक कमेंट करके ये बताइएगा कि ये जो आवृत्ति है इसका मात्रक क्या होता है ना। इस तरह से आप जब कमेंट करके बताएंगे तो मुझे पता चलेगा कि जो स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ रहे हैं उनका लेवल क्या है, उन्हें बेसिक चीज़ें पता है या नहीं पता है। तो 2 क्वेश्चन मैंने पूछे, एक ये पूछा था कि चंद्रमा कैसी वस्तु है, दीप्त है या अदीप्त है, और एक अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि आवृत्ति का मात्रक क्या है। दोनों बेसिक से क्वेश्चन है, आप आंसर देंगे मुझे अच्छा लगेगा। और अगली वीडियो में मैंने प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात की है, तो ज़रूर देखिए उस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।